हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम 14th एंड 15th ऑफ जुलाई के जो करंट अफेयर्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। बट पहले हम देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस हमने पूछे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आईसीसी के चेयरमैन और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। ठीक है, तो चेयरमैन जो उसके हैं वो हैं ग्रेग बार्कले और हेडक्वार्टर्स दुबई यूएई में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था कि ट्विटर के CEO कौन हैं, तो वो पराग अग्रवाल हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि त्रिपुरा के सीएम और गवर्नर आपने बताने थे। तो जो सीएम हैं त्रिपुरा के वो मानिक साहा हैं और त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ठीक है, इसमें ललित ने और दीपिका ने, महंगाराम ने, इन्होंने सही आंसर्स दिए हैं। हरप्रीत का भी सही आंसर है और सोनाली, राकेश, इनके भी सही आंसर हैं। तो अब आज की क्लास देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, आज इम्पॉर्टेंट डे नहीं है कोई, तो हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इस टाइम चल रही है, एक बर्निंग टॉपिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली एक स्टेट बन गई ऐसी जिन्होंने प्री प्राइमरी लेवल पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट किया है आपका उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी स्टेट में। वहाँ के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वहाँ पर बाल वाटिकाज उन्होंने इनॉग्रेट की हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों में होगी। ठीक है, बाल वाटिकाज इन आंगनवाड़ी केंद्र अक्रॉस द स्टेट टू इम्प्रूव द प्री प्राइमरी एजुकेशन और उसका पूरा सिस्टम इन उत्तराखंड। ठीक है, बाल वाटिकाज होंगी आंगनवाड़ी केंद्रों में। जो बाल वाटिकाज होंगी इनका क्या रोल रहेगा कि ये इक्विवेलेंट रहेंगी नर्सरी क्लास के। ठीक है, जो नर्सरी क्लासेस होती हैं उनके इक्विवेलेंट ही रहेंगी बाल वाटिकाज। तो मतलब एक तरह से नर्सरीज़ का ही नया नाम है ये, बट ये आपका अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा। ठीक है, और ये रहेंगी एट अ प्राइवेट स्कूल एंड एट अ प्राइवेट स्कूल ये नहीं है, ये आपका नर्सरी क्लास एट अ प्राइवेट स्कूल के इक्विवेलेंट रहेंगी बाल वाटिकाज। ठीक है, मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल में नर्सरी वगैरह नहीं होती थी तो उनकी जगह पर बाल वाटिकाज होंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, और ये स्टेट की जितनी भी आंगनवाड़ी केंद्र रहेंगे वहाँ पर होंगी। तो टोटल वहाँ पर 4,457 जो हैं आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पर ही ये बाल वाटिकाज जो हैं अवेलेबल होंगी या स्थापित होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू परस्यू अ choice based education in which they can study the subjects of their choice and in the language they are fluent in। अब क्या होता है कि अभी का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें हमें जो दिए हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम में जो भी जितने भी डिफाइंड होंगे सब्जेक्ट्स वो हमारे को पढ़ने ही पड़ते हैं, चाहे हमारा मन है उनको पढ़ने का या नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स ले सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में जा सकते हो, और साथ के साथ अपनी जिस भी लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। कंपल्सरी नहीं होगा कि इंग्लिश में ही पढ़ना है या हिंदी में ही पढ़ना है। जैसे हमारी जो साउथ की स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट वगैरह की स्टेट्स हैं जहाँ की भी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, जिनके लिए हिंदी कंफर्टेबल नहीं होती है, वहाँ पर अपनी चॉइस की लैंग्वेज में जिस भी लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हो उस लैंग्वेज में पढ़ने की भी फैसिलिटी होगी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, तो इसमें चिल्ड्रंस अपने चॉइस बेस्ड एजुकेशन को परस्यू कर पाएंगे, जो भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ पाएंगे और अपनी लैंग्वेज में पढ़ पाएंगे। The new education policy 2020 encompasses 12 years of education together with 3 years of आंगनवाड़ी या प्री स्कूल। आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के अलावा जो 12 years of education है ये भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो बिल्कुल प्री प्राइमरी लेवल से लेके हायर सेकेंडरी लेवल तक आपका जो एजुकेशन है उसको थोड़ा चेंज करने के लिए ये जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको अब अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो पहली स्टेट बनी है प्री प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उत्तराखंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इंडिया हैज साइंड एन MOU ऑन टेली एजुकेशन विद विच कंट्री। इंडिया ने एक MOU साइन किया है टेली एजुकेशन वाला फॉलोइंग में से किसी एक कंट्री के साथ। तो उस कंट्री का हमसे नाम पूछा है कि कौन सी कंट्री है वो, तो वो है मैडागास्कर। ठीक है, मैडागास्कर के साथ एक MOU साइन किया है इंडिया ने टेली एजुकेशन पे बेस्ड। अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। इंडियाज़ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ये आपकी कंपनी है TCIL, ये इंडिया की कंपनी है। इन्होंने मेडागास्कर की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। किसके लिए किया है? एक EVBAB नाम का नेटवर्क प्रोजेक्ट है। EVBAB क्या है? ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए ये MOU साइन किया गया है। इसके अंडर क्या होगा कि ये जो एग्रीमेंट है, ये पहली बात तो जो हमारी हायर एजुकेशन वाली मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है, और ये प्रमोट करेगा ऑनलाइन एजुकेशन को मेडागास्कर में, ठीक है। मेडागास्कर में ये ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने वाला है, वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने वाला है ये प्रोजेक्ट। Under the MOU, various online degree or diploma courses will be offered to the citizens of Madagascar free of cost, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या रहेगा कि वहाँ पर जितने भी लोग एलिजिबल हैं, कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहेगा इसका, तो उसमें जो भी एलिजिबल होंगे लोग ना, वहाँ के मेडागास्कर के जो सिटीजन होंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग ऑनलाइन डिग्रीज़ या डिप्लोमास जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और ऑनलाइन होंगे ये सारे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंडिया की थोड़ी हेल्प रहेगी वहाँ के लिए। और इंडिया की इसमें अराउंड 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्ट लेंगी, जिसमें से आंध्रा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, जो आपकी इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब भी इसका पार्ट रहेंगे इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। टोटल इंडिया की 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये जो कोर्सेज़ हैं इनमें हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे मेडागास्कर के सिटीजन्स को जो एलिजिबल होंगे। अब EVBAB क्या है? ये प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया था 7 अक्टूबर 2019 को, एंड वॉज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स एंटायर ड्यूरेशन। जितने भी टाइम ये प्रोजेक्ट चलेगा, इसकी जो फुल फंडिंग रहेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी, ठीक है। 2019 7 अक्टूबर को ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन दी 135th एडिशन ऑफ द ओल्डेस्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट द विंबलडन चैम्पियनशिप्स 2022। तो विंबलडन चैम्पियनशिप्स हुई हैं इस बार की, इसमें अवार्ड किसने जीता है ये आपसे पूछा है। तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक ने ये अवार्ड जीता है निक क्रिगोस को हरा के, निक किर्गायस को हरा के। अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। इसमें जो विमेन वाला टाइटल होगा वो भी हम देखेंगे। ये मेंस टाइटल जो था ये जीता है नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। तो ये जो विंबलडन चैम्पियनशिप थी ये शुरू कब हुई थी? 27 जून से लेके 10 जुलाई तक ये जो चैम्पियनशिप है ये चली थी लंदन UK में। जो विंबलडन चैम्पियनशिप है उसको ब्रिटेन ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं, ठीक है। ब्रिटेन ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं विंबलडन चैम्पियनशिप को। और इसमें नोवाक जोकोविक 3 टाइम इससे पहले डिफेंडिंग चैम्पियन रहे हैं और 6 टाइम विंबलडन विनर रहे हैं। तो अब ये 4th टाइम डिफेंडिंग चैम्पियन हो गए हैं इस चैम्पियनशिप को जीतने के बाद भी, और 7th टाइम इन्होंने विंबलडन का टाइटल जीता है, ठीक है। 6 टाइम इससे पहले जीत चुके थे, 7th टाइम ये वाला जीत लिया है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि ये कौन सा टाइटल है इनका विंबलडन, तो इनका 7th टाइटल है, ठीक है, नोवाक जोकोविक का। और नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने डिफेंड किसको किया है, मतलब किसको हरा के ये टाइटल जीता है, डिफीट किसको किया है? निक किर्गायस को, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका ये जो मेंस टाइटल था इसको जेंटलमैन सिंगल टाइटल कहते हैं, इस वाले को, ठीक है। विंबलडन का ये जो मेन सिंगल टाइटल होता है इसको जेंटलमैन सिंगल टाइटल कहते हैं। तो ये टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने फॉर द 7th टाइम, ओके। और विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? एलिना रिबैकिना ने, ठीक है। एलिना रिबैकिना ने विमेन सिंगल टाइटल जीता है, किसको हरा के? जो हमारी प्रीवियस चैम्पियन भी रह चुके हैं काफ़ी चैम्पियनशिप्स में, ऑन्स ज़ेबोर, उनको हरा के इन्होंने ये टाइटल जीता है। और ये इनका मेडन मेजर टाइटल है, मतलब कि पहला ऐसा बड़ा टाइटल है ये इनका जो एलिना रिबैकिना ने जीता है। नोवाक जोकोविक बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। 4 टोटल ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, उनमें टोटल चारों ग्रैंड स्लैम्स को मिला के 80 मैचेस जो हैं नोवाक जोकोविक ने जीते हैं। और ये ऐसे पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 80 मैचेस जीते हैं चारों ग्रैंड स्लैम्स के, ठीक है। अगर हम बात करें रैंक्स की, अगर पोजीशंस की बात करें तो फर्स्ट पे क्या है? राफेल नडाल हैं,
जो 22 टोटल ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और ये मैचेस है, ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम के टाइटल नहीं है, ये मैचेस हैं। और विंबलडन का 7th है ये नोवाक जोकोविक के लिए। नोवाक जोकोविक के पूरे ये नहीं, पूरे इनके 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं इनके पास, अलग अलग ग्रैंड स्लैम्स में। जैसे 4 होते हैं तो चारों को मिला के जो है वो 21 है। सिर्फ विंबलडन का पूछें तो उसमें 7th है, ठीक है। और नोवाक जोकोविक 2nd नंबर पे हैं, इनके 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं। रॉजर फेडरर 1 नंबर नीचे, 20 इनके ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं टोटल, ठीक है। तो ये इनकी रैंक्स हैं। मतलब अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आपके ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले कौन से टेनिस प्लेयर हैं, तो वो राफेल नडाल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट और यूटी हैज़ एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। तो हमसे पूछा है कि ऐसी कौन सी स्टेट या यूटी बन गई है जिन्होंने पहला इंडिया का ई वेस्ट इको पार्क जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये है दिल्ली, ठीक है। मच नीडेड है दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहती है और इन सब चीज़ों का, ई वेस्ट वगैरह का थोड़ा सोचना उनके लिए बनता भी था, ज़्यादा ज़रूरी था उनके लिए। तो दिल्ली ने ही ये स्टेप लिया है, ठीक है। किसके साथ मिल के लिया है? ये इन्होंने, अभी हम पढ़ेंगे इसको, MOU साइन किया था, ये अलग पॉइंट है, ये बात देखते हैं। देखो, गोपाल राय वहाँ के दिल्ली के जो हैं मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैं, ठीक है। वहाँ के दिल्ली के एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के मिनिस्टर गोपाल राय, उन्होंने अनाउंस किया कि हम डेवलप करेंगे इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। कहाँ पर? वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में होलंबी कलान एक जगह है वहाँ पर ये जो इको पार्क है ये स्टार्ट होने वाला है। और इसका टोटल एरिया जो है वो 21 एकर्स रहने वाला है। अराउंड 21 एकर्स की ज़मीन पे ये जो पार्क है ये बनेगा। एंड 11 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई वेस्ट इको पार्क। तो इस इको पार्क की डेवलपमेंट के लिए टोटल एक 11 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी भी बनी है जो इसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी और प्रॉपर इसकी डेवलपमेंट में उनका रोल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरी न्यूज़ है, ठीक है। तो दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने एक MOU साइन किया है IIT दिल्ली के साथ। IIT क्या हुआ? IIT दिल्ली अलग होता है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, इनके साथ मिलके दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक MOU साइन किया है ताकि वहाँ पर जो अर्बन मोबिलिटी है उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। अलग अलग तरीके की ये रिसर्च और टेक्नोलॉजी वगैरह, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी वगैरह पे काम करने वाले हैं ताकि जो अर्बन मोबिलिटी है दिल्ली में उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए। अब अर्बन मोबिलिटी क्या होती है? मतलब कि जो मूवमेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो लोगों का आना जाना है उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सके। वो ईज़ के साथ थोड़ा जो इधर उधर का आना जाना होता है लोगों का, चाहे वो बाय ट्रैवलिंग है, बाय किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या बाय वॉक अगर वो जा रहे हैं कहीं, तो उनकी जो आना जाना है उसको थोड़ा इजी बनाया जा सके, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ गई है दिल्ली की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने एक इंडेक्स रिलीज़ किया है, रैंकिंग रिलीज़ की है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। मतलब कि एक किसी भी कंट्री में जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है उसके बेस पे ये जो इंडेक्स है इसको लॉन्च किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को लॉन्च करता है। इन्होंने इस बार का जो इंडेक्स लॉन्च किया है उसमें इंडिया की रैंक क्या दी है ये हमसे पूछा है। तो इंडिया जो है इसमें 135th रैंक पे, बहुत ही लो रैंक पे है इंडिया, 135th रैंक पे। इवन काफ़ी सारी और कंट्रीज़ हैं मेजर जिनका यही एक रिकॉर्ड है। अब इसमें टॉप किसने किया है वो भी देखेंगे हम, बट पहले ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, सॉरी इन्होंने रिलीज़ की है एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और अंडर द रिपोर्ट का क्या नाम है? ये जो इंडेक्स है ये एक रिपोर्ट के अंडर हमने देखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है। जो रिपोर्ट है उसका नाम है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो इसके अंडर इंडिया की जो रैंक है वो 135th प्लेस पे है इंडिया, आउट ऑफ टोटल 146 कंट्रीज़। टोटल 146 कंट्रीज़ का इसमें जो डाटा है उसको देखा गया था और उसके अकॉर्डिंग 135th आउट ऑफ 146 जो है इंडिया की पोजीशन है। तो बहुत ही लो परफॉर्मेंस है इसमें। हम जेंडर इक्वालिटी नहीं बना पा रहे हैं इंडिया में, ऑल्दो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं हम इसके लिए, बट इंडिया वैसे तो
पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है। अगर लास्ट 16 ईयर्स तक का डाटा भी हम देखते हैं तो इंडिया का अभी तक का 7th हाईएस्ट स्कोर है ये। कितना स्कोर है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 1? अगर 0 to 1 के स्केल में देखें तो इंडिया जो है, इंडिया ने स्कोर किया है 0.629, ठीक है। तो ये अभी तक का, पिछले 16 सालों में से अभी तक का 7th हाईएस्ट स्कोर है इंडिया का। और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड ने टॉप किया है, और फर्स्ट टाइम टॉप नहीं किया है आइसलैंड ने, ये इससे पहले भी 11 टाइम्स से पहले जीत चुका है। 12th टाइम इन अ रो आइसलैंड ही इस जो इंडेक्स है उसको टॉप कर रहा है। सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी अगर कहीं है तो वो आइसलैंड में है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वहाँ पर 90.8% तक का जो जेंडर गैप है उसको कम किया गया है। तो आइसलैंड ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी सबसे ज़्यादा है, और 12th टाइम इन अ रो आइसलैंड इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है। इन 2022 द ग्लोबल जेंडर गैप हैज़ बीन क्लोज्ड बाय 68.1%. At the current rate of progress, it will take 132 years to reach full parity. अब अभी जिस हिसाब से सारी कंट्रीज़ का डाटा हमने देखा है, अगर यही वे रहा प्रोग्रेस करने का, अगर इतनी ही स्पीड से प्रोग्रेस की हमने, तो हमारे को 132 ईयर्स लग जाएंगे अभी, ताकि जेंडर इक्वालिटी बनाई जा सके, प्रॉपर जेंडर इक्वालिटी बनाई जा सके अगर, तो उसके लिए अभी भी 132 ईयर्स और लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। आइसलैंड ने टॉप किया है, इंडिया की इसमें पोजीशन जो है वो 135th है, ओके। अच्छा, इसमें आपने मुझे ये भी बताना है कि लास्ट कौन है, 146th कौन सी कंट्री है इसमें, ठीक है। ये आपका आज 4 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पूछे हुए, ये 5th क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि 146th कंट्री कौन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स में, लास्ट कौन सी कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड एन AI बेस्ड टूल टू प्रोडिक्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस है, तो लोगों में, ह्यूमंस में कैंसर कॉजिंग जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए फॉलोइंग में से किसी एक IIT ने एक ऐसा AI बेस्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल बनाया है, ठीक है, जिसमें मतलब जो कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकेगा। तो वो कौन से IIT ने किया है, IIT मद्रास ने, ओके। IIT मद्रास ने ये AI बेस्ड टूल जो है उसको डेवलप किया है ताकि कैंसर को प्रिडिक्ट किया जा सके, कैंसर कॉजिंग जीन्स को। द रिसर्चर्स फ्रॉम IIT मद्रास हैज़ डेवलप्ड पिवट, ठीक है। पिवट नाम का एक AI टूल इन्होंने किया है डेवलप, जो प्रिडिक्ट करेगा कैंसर कॉजिंग जीन्स को ह्यूमंस में, और इसमें क्या होगा, प्रिडिक्ट किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा अलग अलग तरह के कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए। मतलब पता है क्या होता है, देखो हर एक इंसान जो कैंसर से पीड़ित होता है, कि हर एक कैंसर का पेशेंट जो होता है उस पर सेम तरह की ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, ठीक है। जैसे कीमो वगैरह भी होती है तो वो सबके लिए नहीं होती है सूटेबल। तो वैसे इसमें क्या होगा कि ये जो टूल होगा इससे हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे और एनालाइज कर सकेंगे मतलब पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट को और उसकी स्ट्रैटेजीज़ को। किसी भी इंसान को जो कैंसर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो पर्सनलाइज करके उसको मिले, उसमें ये जो है AI टूल ये हेल्प करेगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस QHPV। ये एक वैक्सीन है, ठीक है, ये इससे अलग थोड़ी न्यूज़ है कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इंडिया की पहली सेल्फ मेड मतलब कि जो इंडिया में ही बनी है, स्वदेशी ऐसी एक वैक्सीन है जो सर्विकल कैंसर जो है उसको ट्रीट करेगी। सर्विकल कैंसर विमेन में होता है, उसको ट्रीट करने के लिए ये वैक्सीन जो है वो काम करेगी, और ये वैक्सीन फर्स्ट ऐसी वैक्सीन है जो इंडिया में बनी है, ठीक है। तो इस वैक्सीन का एक बार नाम देख लेते हैं, क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है। ये एक वैक्सीन है जो सर्विकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए हेल्प करेगी। तो आपको ये नाम याद रखना है, QHPV वैक्सीन ही बोलेंगे इसको अभी। सर्विकल कैंसर जो है वो इंडिया में अगर देखा जाए तो सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ कैंसर है जो होता है अमंग विमेन इन इंडिया बिटवीन 15 ईयर्स एंड 44 ईयर्स। ये
15 ईयर्स से लेके 44 ईयर्स तक की जो लेडीज़ हैं, वेमेन हैं, उनमें सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है जो होता है ये, ठीक है। कैंसर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह का कैंसर होता है। तो सर्वाइकल कैंसर या सर्विकल कैंसर जो है वो सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है जो इंडिया में लेडीज़ को होता है, और हर साल इसके नियरली 1,22,844 विमेन जो हैं डायग्नोस की जाती हैं सर्विकल कैंसर के लिए, और उनमें से 67,477 जो विमेन हैं दे डाई फ्रॉम द डिजीज़। मतलब इसकी ट्रीटमेंट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हम इस डाटा से ही पता लगा सकते हैं। अब ये मैंने आपको जो नंबर्स यहाँ पर शो किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए हैं कि कभी कभी व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू या आफ्टर दैट आप डिस्क्रिप्टिव वगैरह भी करते हो, मेंस के साथ साथ जो आपके ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें मेंस के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव का भी एक पोर्शन होता है। उसमें अलग अलग तरह के आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं। कभी वो किसी जैसे हेल्थ रिलेटेड कोई बात आ जाएगी या विमेन हेल्थ से रिलेटेड कोई बात आ सकती है, तो वहाँ पर आप ऐसे से फैक्ट्स एंड फिगर्स को थोड़ा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर इसमें मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप एकदम प्रॉपर डाटा बताओ, अगर आप ऐसे नियरली करके भी ये लिख दोगे तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स ले आएगा, ठीक है। तो ये डाटा था, और अब आज हम पॉइंटर देख लेते हैं आज के। Croatia will become the 20th member of the Eurozone to adopt Euro currency from 1st January 2023, replacing the current currency Croatian kuna. अब क्रोशिया ऐसी 20th मेंबर हो जाएगा, 20th कंट्री बन जाएगी यूरोजोन से जिन्होंने अपनी करेंसी, कौन सी उनकी अभी करंट करेंसी क्रोशियन कूना, इसको छोड़ के ये यूरो को अपनी करेंसी अडॉप्ट कर लेंगे। कब से अडॉप्ट करेंगे? 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20th मेंबर कंट्री बन रही है क्रोशिया टू अडॉप्ट द यूरो एज द करेंसी, ठीक है। इससे पहले 2015 में 19th मेंबर कौन सी कंट्री बनी थी? लिथुआनिया, ओके। अभी क्योंकि क्रोशिया बनी है तो क्रोशिया का कैपिटल और उसके प्रेसिडेंट वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। तो वो कैपिटल क्रोशिया का है ज़ग्रेब और प्रेसिडेंट है ज़ोरान मिलानोविक, ठीक है, ज़ोरान मिलानोविक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्टार हेल्थ एंड मीटी पार्टनर्स टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस टू रीच रूरल इंडिया। अब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने और जो मीटी मिनिस्ट्री है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, इन्होंने पार्टनर किया है ताकि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको हम रूरल इंडिया तक पहुंचा सकें, ठीक है। अभी जो रूरल इंडिया है, जो गांव वगैरह के इलाके हैं, वहाँ पर नहीं, अभी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं जानता हेल्थ इंश्योरेंस की, या बहुत कम लोग इंपॉर्टेंस जानते हैं। तो वहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस को पहुँचाया जा सके, इसके लिए किसने पार्टनर किया है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने और मीटी मिनिस्ट्री ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आरबीआई अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर आरबीआई एग्जीक्यूटिव मीना हेमाचंद्रा एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर वैश्य बैंक। अब आरबीआई ने एक अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दी है। आरबीआई की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव रही हैं ये मीना हेमाचंद्रा, अब इनको अपॉइंट कर दिया गया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर वैश्य बैंक, ठीक है। पार्ट टाइम चेयरमैन ही बनाया है, बट क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं तो हम ऐसे पॉइंट्स भी नहीं मिस कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये आपको ऑप्शंस में कहीं आ सकता है जहाँ पर आप हिट एंड ट्राई कर सकते हो कि लाइक ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं ना हम, कि हमें पता होता है कि इनकी अपॉइंटमेंट तो उधर हुई है, इनकी अपॉइंटमेंट उधर हुई है। तो अगर आपने कोई पॉइंट नहीं भी पढ़ा होता है, कोई क्वेश्चन की अपॉइंटमेंट, मान लो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट आ जाए जो आपने नहीं पढ़ी है, तो आप वहाँ से ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके जान सकते हो कि ये तो वहाँ अपॉइंट हुए हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है। तो वहाँ पर के लिए भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। मीना हेमाचंद्रा जो हैं वो पार्ट टाइम चेयरमैन बना दी गई हैं करूर वैश्य बैंक की। एमडी सीईओ इस बैंक के हैं बी रमेश बाबू। इस्टेब्लिश ये 1916 में हुआ था। हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में इसके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नोमुरा। ये एक जापान की कंपनी है जो प्रिडिक्ट करती है जीडीपी वगैरह के ग्रोथ रेट्स वगैरह देती है ये। तो इन्होंने इंडिया का जो जीडीपी है उसको पिछला जो दिया था इससे पहले अर्लियर प्रोजेक्शन जो इनकी थी वो 5.4% का इन्होंने जीडीपी दिया था इंडिया का, बट अब उससे भी घटा के इन्होंने 4.7% जीडीपी बता दिया है इंडिया का। इनको मतलब इनका ये मेन रीज़न है इस जीडीपी को इतना कम करने का कि रिसेशन के फियर्स का इनको डर है, मतलब रिसेशन का फियर है इनको, और साथ में जो इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ रहे हैं उसकी वजह से इनको लग रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है अब इतनी ही रहेगी अगले मतलब 2022-23 के लिए, ठीक है।
तो एज़ फार एज आई नो ये अभी तक की सबसे कम जीडीपी प्रिडिक्शन है इंडिया की, 4.7%। ये नोमूरा ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि रोहित शर्मा सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड बिकम्स फर्स्ट कैप्टन टू विन 13 स्ट्रेट T20 इंटरनेशनल मैचेस। ओके, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। रोहित शर्मा जिन्होंने विराट कोहली से अब कैप्टनसी ली है, वो जो हैं पहले ऐसे कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने 13 स्ट्रेट T20 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रेनाउंड सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवॉर्डी अवधाश कौशल, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। अवधाश कौशल जो हैं सोशल वर्कर थे और पद्मश्री भी मिला था इनको, तो इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है NIACL या न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है उसने अपॉइंट किया है मधुलिका भास्कर को एज दी CMD। CMD क्या है? चेयरमैन एंड MD, ठीक है। ये CMD की एक पोस्ट होती है चेयरमैन एंड MD वाली, ये इन्होंने बना दिया है 3 मंथ्स के लिए मधुलिका भास्कर को। ओके, NIACL की CMD फॉर 3 मंथ्स बनी है मधुलिका भास्कर, और इन्होंने सक्सीड किसको किया है, रिप्लेस किसको किया है? अतुल सहाय को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजेनसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170। नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेन यही पूछा जा सकता है कि ओला कौन सी कंपनी है जिन्होंने इंडिया का पहला इंडिजेनसली, पता ही है ना आपको, जो सेल्फ मेड है, जो मतलब इंडिया में ही बनाया गया, स्वदेशी है। तो पहला इंडिया का स्वदेशी जो लिथियम आयन सेल है वो किसने बनाया है? ओला इलेक्ट्रिक ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू एंड कश्मीर साइन एन अग्रीमेंट विद सिक्किम। जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम ने पार्टनर किया या एक अग्रीमेंट साइन किया है ताकि वहाँ पर जो सैफरन की कल्टीवेशन है या बाकी क्रॉप्स की कल्टीवेशन है उसको बूस्ट किया जा सके, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और सिक्किम ने ये क्रॉप कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए और बेसिकली सैफरन की कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया है। किस किस की प्रेजेंस में हुआ ये अग्रीमेंट साइन? जो जम्मू कश्मीर के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनके साथ, और साथ में गवर्नर हैं सिक्किम के गंगा प्रसाद, इन दोनों ने मिलकर अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स गिव्स अप्रूवल टू द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI इन वडोदरा। ये नाम भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना नेक्स्ट है। ये जो यूनिवर्सिटी है या ये जो इंस्टीट्यूट है इसको अपग्रेड किया जाएगा टू गति शक्ति यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये गति शक्ति नाम ही इस पूरे पॉइंट को, इस न्यूज़ को इम्पॉर्टेंट बना रहा है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी या गति शक्ति विश्वविद्यालय बन जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, गुजरात। ये जो अपग्रेड करके बना दिया जाएगा गति शक्ति यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा आज का है, हिमाचल के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने एक नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ऑथर्ड बाय जनरल जोगेंद्र जसवंत सिंह या जनरल JJ सिंह। ये 21st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, ठीक है। अभी जो है मनोज पांडे वो 28th आपके चीफ ऑफ एयर आर्मी स्टाफ हैं। ओके, ये 21st थे जोगेंद्र, अब ये जो हैं पॉलिटिक्स में भी आए हैं। अच्छा, साथ में मैकमोहन लाइन कौन कौन सी इंडिया का किस कंट्री के साथ बॉर्डर है ये भी बताएंगे आप मेरे को, ठीक है। इंडिया का किस कंट्री के साथ बॉर्डर है मैकमोहन लाइन जिसको बोलते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं हम आज के। आज 6 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल। एक 5 मैंने आपसे पूछा था बीच में और एक 6 अभी ये वाला हो गया मैकमोहन लाइन वाला। 5th मैंने कौन सा पूछा था आपसे? 5th ये था 146 कंट्री कौन सी है, ठीक है। तो ये बता देना। बाकी कौन से क्वेश्चंस हैं? चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और हेडक्वार्टर्स बताने आपने मुझे WEF के। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये। सेकंड क्वेश्चन मैंने आज पूछा है कि आपने अभी हमने पढ़ा ना कि 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो कौन कौन से वो 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं ये आपने मुझे बताना है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बट आपको पता होना चाहिए। थर्ड है, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, यूनियन मिनिस्टर फॉर मीटी मिनिस्ट्री कौन है। 4th क्वेश्चन है कि ओला के CEO कौन है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चंस, इसके आंसर्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और आज की न्यूज़ में अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।